हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रवि चौधरी और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सिलेबस, जो कि लेटेस्ट 2024-25 का है। इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसको हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक आ जाता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि इंडिया के अंदर जो ट्रेड एंड कॉमर्स था उसकी क्या हिस्ट्री थी, कैसे कैसे वो एंशियंट टाइम पे किया जाता था इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद देखेंगे हम बिजनेस का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर देखेंगे इंडस्ट्री के टाइप्स क्या क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन सब का मीनिंग और इनके जो सब ग्रुप्स हैं इनके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं उनको देखेंगे। फिर कॉमर्स ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कि कॉमर्स ट्रेड क्या होता है और कॉमर्स ट्रेड के साथ में जो उनको हेल्पफुल करने वाली कमर्शियल एक्टिविटीज है वो क्या क्या है, जिसमें आ जाते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है, क्या कोजेज होते हैं बिजनेस रिस्क के और कैसे हम बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट है, टॉपिक है जो कि हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इंडिया के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या हिस्ट्री थी। तो देखिए, किसी भी प्लेस की जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो डिपेंड करता है उस कंट्री के रिसोर्सेज पे। और रिसोर्सेज जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं उस कंट्री के फिजिकल लोकेशन पे, फिजिकल एनवायरनमेंट पे, कैसी उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है उस कंट्री के रिसोर्सेज। और जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ही ज्यादा वो कंट्री ट्रेड एंड कॉमर्स में आगे सक्सेस रहेगी, एक्टिव रहेगी। तो इंडिया के पास ये एडवांटेज शुरू से ये कि इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन है, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, लोकेशन है, वो बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर है जो कि हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए पहले से ही बेस है। वो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। 2 या 3 क्रॉप्स एक साल में कोई भी फार्मर उगा लेता है। उसके बाद बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जिन मिनरल्स को माइनिंग करके उनको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया को एक एडवांटेज मिल जाती है ट्रेड एंड कॉमर्स की। इसके अलावा अगर एक लोकेशन की बात करें तो इंडिया साउथ में देखे तो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, जिससे कि वाटरवेज बहुत इजीली एक्सेसिबल है। इंडिया दूसरी कंट्रीज से वाटर के जरिए जुड़ा हुआ है। और अगर नॉर्थ में देखें लैंड रूट की, तो जो नॉर्थ वेस्ट है यहाँ से दूसरी कंट्रीज से कनेक्टेड है। ऊपर हिमालय है, हिमालय में बीच बीच में पासिस बने हुए हैं जिससे कि इंडिया चाइना से कनेक्टेड है। और अगर ईस्ट में देखें तो ईस्ट में जो बर्मा है, म्यांमार है, वहां से इंडिया कनेक्टेड है। तो इस तरह से लैंड रूट और वाटरवेज दोनों ही इंडिया के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, अलग अलग कंट्रीज से कनेक्टेड है। तो इंडिया का जिस वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो एंशियंट टाइम से ही काफी ज्यादा फलता फूलता रहा है, काफी ज्यादा डेवलप्ड रहा है। अब आगे चलते हैं। अब देखो, बात करें एंशियंट टाइम में तो 2 रूट थे जो कि इंडिया के एंशियंट टाइम में ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें पहला आ जाता है सिल्क रूट, जो कि हमारा रेड कलर में दिखाया गया है। और दूसरा आ जाता है स्पाइस रूट, जो हमारा ब्लू कलर में है। अब इसमें पहले हम बात करते हैं सिल्क रूट की। तो सिल्क रूट जो है, इसका पहले नाम सिल्क रूट कैसे पड़ा। तो सिल्क रूट जो था ये स्टार्ट किया था चाइना ने सिल्क के ट्रेडिंग के लिए। तो चाइना सबसे पहले इस रूट पे सिल्क की ट्रेडिंग करता था, इसलिए इस रूट का नाम पड़ा सिल्क रूट। और आगे चल के इसी रूट पे दूसरी कमोडिटी, दूसरे प्रोडक्ट्स भी ट्रेड किए जाने लगे। तो ऐसा नहीं है कि सिल्क रूट है तो यहाँ पे सिर्फ सिल्क की ट्रेड होता था। इस यहाँ पे स्टार्टिंग सिल्क से हुई थी, पर बाद में जाके यहाँ पे इसी रूट का यूज करते हुए और भी बहुत सारी कमोडिटी थी जो ट्रेड करती थी। और ये रूट इंडिया से होके भी जाता था, तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। इंडिया भी इस रूट का यूज करता था दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए, दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट रहने के लिए। तो ये तो था सिल्क रूट। अब बात करते हैं स्पाइस रूट की। स्पाइस रूट जो है ये इंडिया का वाटरवेज है। जैसे सिल्क रूट जो था वो लैंड रूट था, ऐसे स्पाइस रूट जो है वो वाटर रूट है। अब ये इंडिया को कनेक्ट करता है वाटर के जरिए दूसरी कंट्रीज से। अब इसका नाम स्पाइस रूट कैसे पड़ा, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं साउथ इंडिया के अंदर स्पाइसेस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, स्टार्टिंग से अभी भी बहुत ज्यादा होता है। तो स्पाइसेस जो होते हैं, इंडिया के स्पाइसेस की डिमांड दूसरी कंट्रीज में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा रहती थी। तो इंडिया से स्पाइसेस को ट्रेड करने के लिए इस रूट का यूज किया जाता था।
तो इस रूट का नाम स्पाइस रूट पड़ा, और जैसे सिल्क रूट था उसी तरह से स्पाइस रूट का भी स्टार्टिंग स्पाइसिस से हुई तो उसका नाम स्पाइस रूट पड़ा, और बाद में इसमें जाके और भी प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज का ट्रेड होने लगा। तो ये हमारे लिए स्पाइस रूट और सिल्क रूट दोनों ही इंडिया की एंशिएंट इंडिया के कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो देखिए इंडिया के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज है एंशिएंट टाइम में उनका हमें कैसे पता चलता है। तो एंशिएंट टाइम में जो सबसे पहले सिविलाइजेशन हमें मिलती है वो मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी दो इंपॉर्टेंट साइट है, एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदारो। तो ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, जहाँ से हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर एंशिएंट टाइम में भी कॉमर्स एंड ट्रेड बहुत अच्छे से किया जाता था। अब यहाँ पे ये ट्रेड किसके साथ करते थे, अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। उस टाइम पे जो उसके साथ में ही इस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में जो दूसरी सिविलाइजेशन थी, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होगी या इजिप्ट की सिविलाइजेशन होगी या चाइनीज सिविलाइजेशन होगी, इनके साथ इस सिविलाइजेशन का ट्रेड हुआ करता था। अब ये हमें पता कैसे चलता है, तो देखिए कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो एक्सकेवेशन करते हैं ऐसी साइट से जहां से कि उन्हें लगता है कि यहाँ पे पुराने टाइम पे कोई सिविलाइजेशन रहा करती थी। तो वहां पे जब एक्सकेवेशन करते हैं वहां से कुछ एंशिएंट टाइम की चीजें मिलती है, तो उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रेड इंडिया का या इंडियन सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका दूसरी सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड हुआ करता था। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, जैसे कि हमें क्ले पोर्ट्स मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसके अलावा कुछ बीड्स मिले हैं, स्टोन्स मिले हैं, और हमें सील्स मिली है। ये सील्स होती थी जो कि ट्रेड के लिए यूज की जाती थी। उसके अलावा जो हमें हड़प्पन साइट है उसका ये फोटो दिया हुआ है। तो अब जो हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इसकी सील्स अगर हमें इंडियन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिल रही है, या फिर इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिल रही है, तो इससे हम भी आइडिया लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ करता था। क्योंकि सील जो होती थी, सील इसलिए यूज की जाती थी जब जैसे कि एक जगह से कोई प्रोडक्ट, कोई कमोडिटी दूसरी जगह ट्रेड की जा रही है, ट्रांसपोर्ट की जा रही है, तो उसको एक बैग में रख के, किसी बैग में भर के ऊपर से क्ले लगा के और उसके ऊपर सील लगा दी जाती थी। वो इसलिए लगाई जाती थी कि अगर उसको बैग को खोला गया तो वो सील वहां से खराब हो जाएगी, हट जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर वो सील इंटैक्ट है, एक जगह से दूसरी जगह बैग चला गया जहाँ पे वो पहुंचना है अपनी डिस्पैच वाली डेस्टिनेशन पे, डिलीवरी वाली डेस्टिनेशन पे, तो वहां पे अगर वो सील इंटैक्ट है तो इसका मतलब समझा जाता है कि इसमें गुड्स जो है वो सेफ हैं, जिसके अंदर कमोडिटीज है, प्रोडक्ट है, वो सेफ है। तो इसलिए सील्स यूज की जाती थी। अब ये सील्स, एक सिविलाइजेशन की सील दूसरी सिविलाइजेशन में मिलने का मतलब यही हो गया कि वो आपस में ट्रेड किया करते थे। तो इसका हमें पता चलता है। अब वो किन गुड्स के लिए ट्रेड करते थे उस टाइम पे, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जेमस्टोन्स, बीड्स, ये सब का ट्रेड करते थे। और यहाँ से एक चीज और कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है या और भी उस टाइम की जो साइट्स होती थी इस सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहां पे हमें बीड्स या दूसरे जो इस तरह की चीजें होती हैं उनके बनाने की वर्कशॉप्स मिली है, फैक्ट्रीज मिली है, उनसे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता था और इनको ट्रेड किया जाता था। इसके अलावा एक और इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक साइट है जैसे कि लोथल है। लोथल पे एक मिलता है डॉकयार्ड, डॉकयार्ड जहां से कि शिप में सामान भर के दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि एंशिएंट टाइम पे भी इंडिया के अंदर किस तरह से ट्रेड किया जाता था। अब यहाँ पे कुछ ट्रेड रेगुलेशंस भी थी, जैसे सील्स हमने डिस्कस कर लिया, सील्स मिली थी, वेट्स मिले हैं, मेजर्स मिले हैं, ये मापतोल के लिए यूज कर जाते थे, कुछ स्टैंडर्ड होते थे। तो इनको भी अगर यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारी ट्रेडिंग के लिए एविडेंसेस है। अब बात करते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की, कि इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम था वो कैसा था एंशिएंट टाइम पे। तो मेटल कॉइन बिकम पॉपुलर एंड सप्लीमेंटेड कमोडिटी। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता था, कोई भी ट्रेड करने के लिए बार्टर सिस्टम यूज होता था, कि मेरे पास अगर मैं राइस का प्रोडक्शन कर रहा हूं और दूसरा बंदा कोई सिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है तो मैं उसको राइस दे दूंगा, बदले में सिल्क ले लूंगा। तो ये चीज चलती थी। पर धीरे धीरे जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता गया, डेवलपमेंट होता गया, नई नई प्रोडक्ट कमोडिटीज आने लगी, तो फिर क्या होने लगा कि एक ऐसी करेंसी की नीड होने लगी जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जिसमें कि हमारे कोइंस का रोल आया। अभी सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं कि मैं जैसे राइस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दूसरा बंदा सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसको राइस की नीड नहीं है तो वो राइस क्यों लेगा? और मुझे अगर सिल्क लेना है तो मैं उसके बाद सिल्क लेने जाऊंगा, पर वो मना कर देगा कि नहीं मुझे राइस नहीं चाहिए। तो ऐसे टाइम पे अगर एक ऐसी करेंसी होगी, ऐसी चीज होगी जो कि वो भी यूज कर सके, मैं भी यूज कर सकूं, तो वहां पे रोल आता है कोइंस का या किसी भी करेंसी का।
ठीक है जी। अब इसमें करेंसी भी मेटल की यूज होने लगी। मेटल की क्यों होती थी? क्योंकि मेटल जो होता है वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, एक बार कोइंस बना दिए तो वो सालों साल चलते रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी करेंसी जब ट्रेड और कॉमर्स बढ़ने लगा और ये कमोडिटीज को सप्लीमेंट करने लगा। आप कमोडिटीज देने की बजाय हम क्या करेंगे, हमें अगर सिल्क लेना है तो मैं उसको कोइंस दूंगा, करेंसी दूंगा, बदले में वो मुझे सिल्क दे देगा और उसको जो भी लेना है वो ले लेगा। मैं भी अपना राइस किसी को सेल करके वहां से कोइंस ले लूंगा, करेंसी ले लूंगा, जिससे कि मैं आगे कुछ और खरीद सकता हूँ। तो इस तरह से मनी एक एक्सचेंज के मीडियम की तरह यूज होने लगा। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन की। तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज थी। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था, पहले होता था, अभी भी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर क्या करता है, ये जनरेट करता है सरप्लस एंड सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है। जैसे मैंने बताया, लोग फार्मर्स 2 या 3 क्रॉप्स भी उगा लेते हैं इंडिया में। तो जब क्रॉप्स प्रोडक्शन अच्छा होगा तो क्या होगा, जितनी नीड है किसी भी फार्मर को, किसी भी प्रोड्यूसर को जितनी नीड है उससे ज्यादा जब वो प्रोड्यूस करेगा तो उसके पास जो भी एक्स्ट्रा आता है उसको बोलते हैं सरप्लस। अगर किसी को 100 kg राइस का नीड है और वो प्रोड्यूस कर रहा है 150 kg राइस, तो उसके पास 50 एक्स्ट्रा हो गया। अब 50 क्या है, वो सरप्लस है। उसको बेच के उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको वो या तो वो क्या करेगा, वो सेव करेगा, या फिर क्या करेगा, फर्दर उसको आगे इन्वेस्ट कर लेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेगा। तो इस तरह से इन एक्टिविटीज से भी सरप्लस जनरेट होने लगा। डोमेस्टिकेशन आप समझते हैं, डोमेस्टिकेशन मतलब होता है किसी भी जानवरों को पालना, कोई कैटल शीप्स वगैरह इनको पालना और इनसे अपने लिए कुछ भी अर्निंग्स जनरेट करना ड्यू टू फेवरेबल। अच्छा ये हो गया द एडिशन टू एग्रीकल्चर। और क्या क्या करते थे लोग, वीविंग करते थे, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, कार्स बोट्स एक्सेट्रा। ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज भी थी जो कि एंशिएंट टाइम पे की जाती थी। अब इनसे क्या होता था, इनसे भी सरप्लस जनरेट होता था जो कि इन्वेस्टमेंट होता था। अब इनको क्या करते थे, इनको उस टाइम के जो बैंकिंग सिस्टम था वहां पे इनको डिपॉजिट कर देते थे। अभी वो आगे पढ़ेंगे वो कैसे यूज होता था। इसके बाद डेवलपमेंट हुआ कारखाना का। कारखाना मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं, वर्कशॉप्स का, जहाँ पे क्या करते थे, स्किल्ड आर्टिसन जो होते थे, जो आर्टिसन है, जो स्किलफुल पर्सन है, वो रॉ मटेरियल को लेते थे, उनको प्रोसेस करते थे और बाद में फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। तो इस तरह से ये भी क्या करते थे, ये भी फिनिश्ड गुड्स बना के उसको सेल करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ सरप्लस जनरेट करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, पीपल डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स विद लीडिंग इंस्टीट्यूशंस एक्टिंग एज बैंकर्स और सेठ। अब उस टाइम पे जो बैंकर्स और सेठ थे ये किसके तरह यूज करते थे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जगह लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते थे। अब इन लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास जो लोगों का पास सरप्लस जो भी इकट्ठा होता था, जो भी वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, वो वहां पे सेव कर देते थे। सेव करते थे, बदले में उन्हें कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता था, कुछ बेनिफिट मिल जाता था। तो उसके लिए वो सेव कर देते थे। जो भी जैसे एग्रीकल्चर में सरप्लस हो रहा है या फिर किसी और कमर्शियल एक्टिविटीज में सरप्लस हो रहा है, अब इन बैंकर्स और सेठ के पास जो पैसा आएगा ये उसका क्या करेंगे, ये उसको आगे किसी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको दे देंगे। तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक बैंक की तरह, कमर्शियल बैंक की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। बैंकर्स एंड सेट्स वर ऑल्सो सप्लाइंग मनी टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर किसी को गुड्स के प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए तो वो भी बैंकर्स एंड सेट्स के पास जाके पैसा ले लेता था। अभी उसके लिए इंटरेस्ट तो चार्ज करते थे, हायर इंटरेस्ट चार्ज करते थे, पर बदले में जो जिनको प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करने के लिए इनसे पैसा ले सकते थे। और प्रोड्यूस करेंगे, कुछ उसमें से प्रॉफिट अर्न करेंगे और उस प्रॉफिट में से ही कुछ पार्ट इंटरेस्ट का बैंकर्स को दे देंगे। तो इस तरह से चलता था। क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स थे सच एज हुंडीज और चिट्ठी। अब जब बैंकर्स और सेठ किसी को पैसा उधार पे देंगे तो उसके बदले में कुछ क्रेडिट डॉक्यूमेंट भी साइन कराते थे, जिनको बोलते हैं हुंडी और चिट्ठी। ये उस टाइम पे चलते थे। ये क्या थे, रिटर्न डॉक्यूमेंट थे, जिसमें कई बार होता था कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने टाइम के बाद पैसा लौटाएंगे, या फिर कई बार टाइम पीरियड भी नहीं है, सीधे माल ले लिया और लिख के दे देते कि इतना पैसा हम दे देंगे और जाके वो कलेक्ट कर सकते थे। तो इस तरह से हुंडी और चिट्ठी जो थे क्रेडिट डॉक्यूमेंट थे। अब ये जो बैंकिंग सिस्टम था इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम था, मतलब बैंकर्स और सेठ जो थे ये, इनके ऊपर कोई ऐसी गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं थी, कोई ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, कोई लीगल बॉडी नहीं थी जो इनको रेगुलेट करे। जो भी रूल्स थे ये खुद ही बनाते थे, जो इंटरेस्ट इनको चार्ज करना वो कर सकते थे, जैसे भी इनको रूल्स रखने ये अपने अकॉर्डिंग रखते थे। तो ये क्या था, एक इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम था, नॉट गवर्न बाय एनी स्टैट्यूटरी बॉडी। इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। और ये डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। डोमेस्टिक ट्रेड मतलब कोई भी ट्रेड, कोई भी लेन देन अगर एक कंट्री के अंदर ही हो रहा है तो वो हो गया डोमेस्टिक ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड मतलब कोई भी ट्रेड अगर इंडिया से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में हो रहा है, मतलब इंटरनेशनली हो रहा है, तो वो हो जाता फॉरेन ट्रेड। दोनों ही तरह के ट्रेड के लिए अगर किसी को पैसे की जरूरत होती थी तो वो इन
बैंकर या सेठ के पास जाके पैसे ले सकते थे लोन पे, अपना हुंडी या चिट्ठी जो भी है डॉक्यूमेंट साइन करके, और उन पैसों को अपने ट्रेड के लिए यूज कर लेते थे। तो ये क्या कर रहे हैं बैंकर्स और सेठ, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम एक बना रहे हैं, एक इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं, जिससे कि लोग जो है वहां पे जाके अपने पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और जिनको लोन्स की पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की नीड है, वो भी जाके उनसे फंड्स ले सकते हैं। अब हुंडी क्या होता है, हुंडी के बारे में पढ़ लेते हैं। हुंडी एक डॉक्यूमेंट ऑफ क्रेडिट है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता था, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी, पेमेंट करने की वारंटी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ इतना पैसा हम देंगे, इतने टाइम के बाद देंगे। अनकंडीशनल प्रॉमिस है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि अच्छा अगर ये होगा तो ही देंगे या फिर ऐसा होगा तो तब देंगे, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब एक टाइम पीरियड होता था, टाइम पीरियड हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, पर कोई और कंडीशन नहीं होती थी इसमें। तो ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होता था और ट्रांसफरेबल होता था। ट्रांसफरेबल मतलब जैसे कि मुझे किसी से पैसा लेना है, तो उसने मुझे हुंडी साइन करके दे दी कि हाँ मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा। अब मुझे भी किसी को आगे पैसे देने हैं, तो मैं पैसे देने के बजाय मैं हुंडी उसको दे दूंगा कि ये हुंडी ले जाके आप उनसे पैसे ले लेना 3 महीने बाद। तो इस तरह से हुंडी क्या होती थी, ट्रांसफरेबल भी होती थी। अब हुंडी के कुछ टाइप्स होते हैं, इनको हम देख लेते हैं, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो हुंडी ब्रॉडली 2 तरह की होती थी, एक होती थी दर्शनी और दूसरी मुद्दती। तो दर्शनी हुंडी जो होती है वो होती है जिसमें कि हुंडी को दर्शन करके, दर्शन मतलब दिखा के ही पैसे मिल जाएंगे इमीडिएटली, उसमें कोई टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, फिक्स टर्म नहीं होता। जबकि मुद्दती में एक मुद्दत के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आ जाता है मुद्दती में, जबकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, नो टाइम लिमिट, मतलब इमीडिएटली पैसे जाके ले सकते हैं। तो इन दोनों तरह की हुंडी में भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि पहला आ जाता है धनीजोग। धनीजोग मतलब पेबल टू एनी पर्सन। धनीजोग जो हुंडी होगी वो किसी पर्सन के नाम से बनाई जाएगी कि हाँ इस पर्सन को मुझे इतने पैसे देने हैं, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दर्शनीय हुंडी है। अब इसमें इस हुंडी को जिसके नाम से बनाई गई है, जरूरी नहीं है वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है, और वो जिसको ट्रांसफर करिए वो जाके पैसे ले सकता है। तो ये हुंडी जो होगी एक तरह से ट्रांसफरेबल हुंडी होगी, किसी के नाम से भी बन सकती है और किसी को भी पैसे मिल सकते हैं जिसके पास भी हुंडी होगी। दूसरी आ जाती है सहयोग। सहयोग में क्या होता है कि ये पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जिस पर्सन के नाम से हुंडी बनाई गई है उसी पर्सन को मिलेंगे। इसमें भी टाइम पीरियड नहीं है क्योंकि दर्शनीय हुंडी है, पर यहाँ पे भी जिसके नाम से बनी है उसी को ही पैसे मिलेंगे, उसी को ही जो अमाउंट है हुंडी में वो मिलेगा। जैसे ऊपर था इसमें कोई भी दिखा के जाके ले सकता था, पर यहाँ पे जिसके नाम से बनी है वही लेगा। थर्ड आ जाती है हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर। मतलब ये ऑर्डर पे बनाई जाती थी कि अगर किसी को पैसे देने का ऑर्डर करना है, गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, किसी को अमाउंट लेना है, तो वो हुंडी उसके लिए जनरेट कर देगी कि तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हुंडी होती थी पेबल टू ऑर्डर, तो इसको बोलते हैं फरमान जोग। नेक्स्ट है देखनहार। देखनहार क्या है? ये हुंडी है पेबल टू द प्रेजेंटर और बियरर। अब जैसे ये ऊपर जो हमारी फर्स्ट हुंडी थी धनी जोग, इसकी तरह होती थी, पर ये किसी के नाम से बनाई गई है, पैसा कोई भी ले सकता है, पर ये किसी के नाम से नहीं बनाई जा रही, ये सिंपल बियरर के नाम से, जिसके पास भी हुंडी होगी वो इस हुंडी को दिखा के पैसे ले लेगा। नेक्स्ट है धनी जोग। धनी जोग, फरमान जोग और जोखमी, ये तीनों मुद्दती हुंडी है। अब धनी जोग में क्या होता था? धनी जोग पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट। ये जो हमारी फर्स्ट हुंडी थी धनी जोग, उसी की तरह ये, डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे फिक्स टर्म आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है फरमान जोग। फरमान जोग जैसे यहाँ पे ऑर्डर था, सेम यहाँ पे भी ऑर्डर पे हुंडी बनाई जा रही है, पर यहाँ पे वही फिक्स टर्म आ जाता है, एक फिक्स टर्म के बाद ही पैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट जोखिमी हुंडी। जोखिमी हुंडी क्या होता है? जोखिमी जैसे नाम से पता चल रहा है, जोखिम, जोखिम मतलब रिस्क। अगर किसी भी ट्रेड में रिस्क इन्वॉल्व है तो वहां पे जोखिमी हुंडी बनाई जाती थी कि इसमें पैसा तब दिया जाएगा जब वो माल पहुंच जाएगा, जब वो माल सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। तो ड्रोन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स, मतलब गुड्स को एक बार डिस्पैच कर दिया उस टाइम पे बनाई जा रही है। इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में कोई जो गुड्स है वो लॉस्ट हो जाए, खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ड्रोवर और होल्डर बियर्स द कॉस्ट। तो जिसने बनाई है वही कॉस्ट बियर करेगा, मतलब जो हुंडी जिसने साइन करी है उसको पैसे नहीं देने होंगे, अब उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। उसने हुंडी साइन करी है कि हाँ मैं इतने पैसे दूंगा, पर कब दूंगा? जब वो जो गुड्स है, जो सामान है, जो कमोडिटी है, प्रोडक्ट है, वो डिलीवर हो जाएगा, तब ये जोखिमी हुंडी बनाई जाएगी, और जब वो डिलीवर हो जाएगा तब ये पैसे देगा। अगर डिलीवर नहीं हुआ, रास्ते में खराब हो गया, तो
पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये हुंडी के टाइप्स होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, मैं बार बार वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, जैसे कि गुड्स, यहाँ पे बता देता हूँ, गुड्स, कमोडिटीज या फिर प्रोडक्ट। ये क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें? तो कमोडिटीज बेसिकली होती है जो हमारा रॉ मटेरियल के लिए जनरली वर्ड यूज करते हैं। कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग है जो कि हमारी एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रही है। जैसे कि हमारा सिल्क है, सिल्क क्या है? एक रॉ मटेरियल है। कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल, जिससे कि आगे कुछ चीजें बनाई जानी है। ठीक है, तो ये सब क्या है? कमोडिटीज है। अगर इनमें ट्रेड करें तो हम कह सकते हैं कमोडिटीज में ट्रेड करें। गुड्स, गुड्स जो होगा कोई भी सामान है, गुड्स कमोडिटी भी हो सकते हैं, गुड्स प्रोडक्ट भी हो सकता है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट होता है जो फाइनल प्रोसेस्ड, मतलब एक बार हमने रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर लिया और जो फाइनल जो चीज बन के आई उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हो गया। अभी आप समझ गए होंगे प्रोडक्ट क्या है, कमोडिटी क्या है और गुड्स क्या है। गुड्स तो दोनों को ही क्या है, गुड्स तो कोई भी थिंग है जो हमारी कमोडिटी हो या प्रोडक्ट हो, ये सब क्या है? गुड्स है, जिनमें ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें गुड्स में पर एक चीज है, गुड्स जो होती है हमेशा फिजिकल होती है, टेंजिबल होती है। ठीक है, टेंजिबल है। हम जैसे कहते हैं ना जीएसटी, जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब जो टेंजिबल है और सर्विसेज मतलब जो इनटेंजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स, कमोडिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आई होप समझ गए होंगे आप। मैं बार बार ये टर्म यूज कर रहा था तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं राइस ऑफ इंटरमीडियरीज की। अब इंटरमीडियरीज कौन होती हैं? देखिए, एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर जो गुड्स को फाइनली कंज्यूम करता है। अभी कोई भी प्रोड्यूसर है वो ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें प्रोड्यूस कर लेगा। अब ना ही कोई जो कंज्यूमर है वो सभी प्रोड्यूसर के पास जाके गुड्स को लेगा। अब जो प्रोड्यूसर होता है वो किसको देता है? वो किसी होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स देता है, जो आगे जाके रिटेलर को, किसी शॉपकीपर को वो गुड्स देता है। अब एक शॉपकीपर के पास अलग अलग प्रोड्यूसर से अलग अलग तरह की चीजें आती हैं, और हम जो होते हैं, जो कंज्यूमर है फाइनली, वो कंज्यूमर क्या करता है? वो रिटेलर के पास जाके जो भी उसको गुड्स लेनी है वो ले लेता है। एक रिटेलर के पास बहुत तरह की गुड्स होती हैं जो अलग अलग प्रोड्यूसर से आ रही है। तो इस तरह से जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? वो सब इंटरमीडियरीज हैं। अब इसमें कुछ तो होते हैं, जैसे होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, ये फिजिकल गुड्स का लेन देन करते हैं। इसके अलावा और भी इंटरमीडियरीज हैं, जैसे बैंकर्स हो गया, एजेंट्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, ये भी होते हैं। ये भी इंटरमीडियरीज की तरह रोल प्ले करते हैं। ये भी जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स आता है उसके बीच में हेल्प करते हैं। तो इसमें इंटरमीडियरीज में हम देखते हैं इनका राइज कैसे हुआ, इनकी वजह से इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स में कैसे हेल्प मिलती है। सबसे पहले आता है कमीशन, एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। दे हेल्प्ड इन एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड ब्रॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इनटू एशिया, लार्ज शेयर वाज इन इंडिया। तो इन्होंने क्या हेल्प करी? इन्होंने एक्सपेंड करने में, इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स को हेल्प करने में, वो एक्सपेंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। इनकी वजह से क्या हुआ? इंडिया के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन आया। बुलियन मतलब प्योरिटी होता है, जो बहुत ज्यादा प्योर, 99% से भी ज्यादा प्योरिटी है किसी चीज की, तो बुलियन हो गया। यहाँ पे सिल्वर बुलियन की बात हो रही है। तो जो सिल्वर था, प्योर सिल्वर, वो उसको इंडिया के अंदर लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी इन ब्रोकर, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, ट्रेडर्स होते इन इंटरमीडियरीज ने। ठीक है जी। और एशिया के अंदर भी सबसे ज्यादा जो शेयर था वो कहाँ आता था? इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है इंटरमीडियरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ। अब जगत सेठ क्या करते थे? जगत सेठ जैसे हमने पहले पढ़ा, जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में जगत सेठ एंड बैंकर्स होते थे, ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मुगल पीरियड एंड डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो मिडाइवल पीरियड था, जिस टाइम पे मुगल्स थे, उस टाइम पे जगत सेठ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इवन आफ्टर मुगल पीरियड, जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, वहां पे भी जगत सेठ थे। तो जगत सेठ क्या करते थे? इनका काम था एग्जीक्यूट ट्रस्टीज एंड दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन ट्रेड। मतलब फॉरेन ट्रेड के लिए लोन्स वगैरह, लोन्स फंड्स प्रोवाइड करते थे, जिसके लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो इनकी वजह से भी जो इंडिया का ट्रेड था उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली उसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, द इमरजेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उधार में पैसा मिलने लग गया। उधार में पैसा मिलने लग गया तो जिनके पास पैसा नहीं था वो भी उधार में पैसा लेके ट्रेड कर सकते थे। इससे भी ट्रेड में हेल्प मिली। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स मिलने लगे। इनहेंस द कमर्शियल एक्टिविटीज, इंडिया एंजॉयज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इनकी वजह से जब लोन पे पैसा मिलने लग गया, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स होने लगी, तो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंडिया में प्रोड्यूस करते थे।
इंडिया से खरीदते थे और दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते थे। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। अब अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो ये फेवरेबल होगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। डिफरेंस क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो पैसा ज्यादा आ रहा है। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो ये इनफेवरेबल होगा। ठीक है जी। तो इंडिया के अंदर क्या था, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इंजॉय कर रहा था इंडिया, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था। किसकी वजह से, क्योंकि इंडिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज होती वो काफी ज्यादा डेवलप हो रही थी, क्रेडिट पे पैसा मिल रहा था, लोन्स भी अवेलेबल थे, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम भी ऐसा था, इंटरमीडिएट जो थी उनकी हेल्प से इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो फेवरेबल ही रहता था हमेशा। बात करते हैं इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम की, जिसने क्या किया, बेनिफिट किया मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स जो होते थे, इनको जब भी कैपिटल की, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती थी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये कहाँ जाते थे, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम पे। वही बैंकर्स या सेट्स जो होते थे उनके पास जाके पैसा ले सकते थे। अब इस तरह से धीरे धीरे हमारा जो बिजनेस था, ट्रेड एंड कॉमर्स था, वो बढ़ने लगा। फिर लेटर बाद में आगे क्या हुआ, कमर्शियल बैंक्स आ गए, इंडस्ट्रियल बैंक्स आ गए, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते थे। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम टाइम के लिए लोन दे रहे हैं, या लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, दोनों ही तरह के लोन्स प्रोवाइड करने लगे। बाद में ये जो बैंक्स आ गए, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स, तो ये सब इंटरमीडिएट थे, जिसकी वजह से इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा इनहेंसमेंट हुआ, और इंडिया जो था उसका हमेशा ही फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बना रहा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, कि एंशियंट टाइम पे ट्रांसपोर्ट के क्या क्या मोड थे, कैसे ट्रांसपोर्ट होता था। इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे उसके लिए किन रूट्स का यूज करते थे। जैसे अभी के टाइम पे देखें तो अभी के टाइम पे रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज सभी अवेलेबल है, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे ना तो एयरवेज था ना रेलवेज थी। उस टाइम पे क्या चलता था, वो टाइम पे रोड्स थी जिनके जरिए माल आता जाता था, या दूसरा वाटरवेज, शिप्स के जरिए माल आता जाता था। तो ये 2 रूट थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंड रूट, लैंड ट्रांसपोर्ट। रोड्स हैड अज्यूम्ड अ की रोल इन एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो जो सबसे पहले वाटर रूट से भी पहले ये हमारा लैंड रूट की बात करते हैं, क्योंकि वाटर रूट जब उतना डेवलप नहीं था, स्टार्टिंग तो पहले से है वाटर रूट की, पर डेवलप बाद में हुआ है। लैंड रूट जो था हमारे पहले से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो लैंड रूट में यहाँ पे एक रोड की बात करें जो कि हमारी बंगाल से लेकर तक्षशिला तक जाती थी, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे कि हमारा सिल्क रूट का था, सिल्क रूट तो बाद में आया था, पर ये जो हमारा रूट था बंगाल से तक्षशिला का, ये बहुत पुराना एंशिएंट रूट है, जो कि हमारा इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ये एक हाईवे की तरह बहुत वाइड एक्सप्रेस वे था, जैसे आजकल के एक्सप्रेस हाईवेज है, उसी तरह का बड़ा रोड था, जो कि हमारे जो दूसरी इंपॉर्टेंट सिटीज थी, ट्रेड सिटीज थी, उनको कनेक्ट करता था। ठीक है जी। तो ये हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया। इसके बाद आ जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो कनेक्ट करता है वो हमारे जो साउदर्न इंडिया है उसको कनेक्ट करता है दूसरी कंट्री से। इसमें पेपर नोन एज ब्लैक गोल्ड वॉज ट्रेडेड थ्रू दिस रूट। जो पेपर जो होता है उसको ब्लैक गोल्ड माना जाता है। पेपर क्या है, एक स्पाइसिस है, तो स्पाइसेस जो होती थी वो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से ही साउथ इंडिया से ट्रेड की जाती थी, और उसका यूरोप में, रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी, तो इसलिए उसको पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ब्लैक गोल्ड इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा डिमांड होने की वजह से इंडिया से जब उसको ले जाते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स ले जाते थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा कई कई टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। अभी जैसे कि वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा इंडिया से जब ब्लैक पेपर लेके गया था, फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था, तो उसने यहाँ से ले जाने के बाद उस पर 60 टाइम्स प्रॉफिट अर्न किया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लैक पेपर जो है वो ब्लैक गोल्ड उसको माना जाता था। इट वॉज इन सर्च ऑफ एन ऑल्टरनेटिव रूट टू इंडिया फॉर स्पाइसेस दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय कोलंबस। अभी देखो एक और मजे की बात है, कोलंबस जब इंडिया के लिए एक रूट खोजने के लिए निकला था, इंडिया को खोजने के लिए निकला तो बोलते हैं, पर इंडिया तो पहले से ही था, वो इंडिया के लिए वाटर रूट को खोज रहा था, ऑल्टरनेटिव रूट को खोज रहा था। ऑल्टरनेटिव रूट मतलब कि पहले से भी कोई ना कोई रूट होगा, तो पहले जो रूट था वो लैंड रूट था। लैंड रूट के जरिए यूरोपियन आते थे, जो हमारा सिल्क रूट था उसके जरिए लोग आते थे और इंडिया से स्पाइसेस लेके जाते थे। पर किसी वजह से वो लैंड रूट जो था उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। जो बीच में मिडिल ईस्ट की जो दूसरी कंट्रीज आती है उन्होंने, तब क्या हुआ, यूरोपियंस का इंडिया से स्पाइसेस जो थी उसकी डिमांड तो थी काफी ज्यादा, उसको ले जाने में उनको प्रॉब्लम आने लगी।
तो अब उन्होंने एक ऐसा रूट ढूंढने की कोशिश की, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव रूट जहां से वो इजीली इंडिया से ट्रेड कर सके। तो उसी खोज में जब कोलंबस निकला यूरोप से, तो वो इंडिया को खोजने के लिए वाटर से निकला, तो वो इंडिया आने की वजह वो दूसरे डायरेक्शन में चला गया और वहां जाके वो पहुंच गया अमेरिका। तो अमेरिकन जो लैंड थी उसकी खोज उसी टाइम पे हुई थी जब वो इंडिया को खोजने के लिए कोलंबस निकला था। तो इस तरह से अमेरिका की खोज होती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये वाटर रूट जो होता है इसको कोलंबस तो खोज नहीं पाया, उसके बाद आता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भी चलता है इंडिया को खोजने के लिए, इंडिया के लिए रूट खोजने के लिए, वाटर रूट। तो वो जब आता है तो वो पहुंच जाता है इंडिया तक, और इंडिया पे जो मालाबार कोस्ट है वहां पे पहुंचता है, और वहां पे जाके वो स्पाइसेस को लेता है, ब्लैक पेपर लेता है, और यूरोप में जाके 60 टाइम्स प्रॉफिट में सेल करता है। तो इस तरह से ये वाटर रूट स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे कलिकट कोस्ट वॉज द सो पॉपुलर दैट इट वॉज इवन विजिटेड बाय चाइनीज शिप्स टू एक्वायर इसेंशियल आइटम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट एज वेल एज पेपर, डायमंड्स, पर्ल्स एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया। अभी ये देखो, ये सारी कमोडिटीज थी जिनको लेने के लिए चाइनीज की शिप भी आया करती थी यहाँ पे। तो चाइना भी यूज कर रहा है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी यूज कर रही है, यूरोपियन कंट्रीज भी यूज कर रही है। तो इंडिया का वाटरवेज स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अब यहाँ पे कलिकट कोस्ट जो है ये वही मालाबार कोस्ट पे ही कलिकट पोर्ट है, उसको यूज करते थे इधर। अब बात करते हैं, पुलिकट वॉज द मेजर पोर्ट फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू साउथ ईस्ट एशिया। अब जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी उनके साथ जो ट्रेड होता था, उसके लिए जो मेजरली जो पोर्ट यूज किया जाता था वो किया जाता पुलिकट। पुलिकट जो चेन्नई के पास एक पोर्ट है उसको यूज करते थे, और उस पर से मोस्टली क्या ट्रेड होता था, टेक्सटाइल ट्रेड होता था। तो टेक्सटाइल ट्रेड करने के लिए जो ये पोर्ट यूज होता था वो होता था पुलिकट, क्योंकि साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे। टेक्सटाइल मतलब जो गारमेंट्स, क्लोथ्स वगैरह होते हैं, इनमें ट्रेड होता है। तो ये हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है। आई होप आप ट्रांसपोर्ट समझ गए होंगे, एंशिएंट टाइम में जो यूज करते थे, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आ जाता है ट्रेडिंग कम्युनिटीज। तो ये हम ट्रेडिंग कम्युनिटीज और आगे के जो टॉपिक है वो हम अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, और इसके बाद की जो दूसरी वीडियो है उनको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि जो टाइम टू टाइम आपको सारी वीडियो मिलती रहे। हम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं बिजनेस स्टडीज की, इकोनॉमिक्स की, सभी टॉपिक्स पे, सभी 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स की। अगर आप सीरियस है पढ़ने में, डिटेल से आप सारे टॉपिक्स को समझना चाहते हैं और आपको मेरी वीडियो से हेल्प कुछ मिल रही है, तो आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।